Okay, student. Today I am going to discuss the topic effect of temperature on resistance. Okay, effects of temperature on resistance. So, how the temperature is affecting the resistance. ये बात जो है हम लोग खास डिस्कस करेंगे. ओके, आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि जब प्योर मेटल रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस पहले मैं मेटल के लिए डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं सेमीकंडक्टर के लिए भी डिस्कस करूँगा. तो मैं यहाँ इसलिए हेडिंग लेता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल. First, the formula of resistance we already seen that R equal to rho into L upon E. अगर आपको मैं बोलूँ कि आप जो है सो ये फार्मूला जो है इस फार्मूला में रो का वैल्यू रख दो, है ना, तो आप क्या लिख सकते हो इसको 2m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल अपॉन ए. ये हम लोग कल के क्लास में लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. अब देखो मैं एक्सप्लेनेशन जो है मेरा वो यहीं से आएगा. ठीक है बच्चे, एक चीज़ देखो कि अगर मैं एक रेजिस्टेंस एक कंडक्टर बना लेता हूँ और फिर उसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो मान लो एक रेजिस्टर जो है सो ऐसा है जिसका लेंथ इसके हिसाब से फार्मूला के हिसाब से मैं लिखता हूँ एल है एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए. समझना बच्चे, ठीक है. क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एल लेंथ है एंड यहाँ पे रो है. और अगर मैं कल वाले सिचुएशंस को पूरा ही लूँ तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया था. बाय अप्लाइंग वी वोल्ट बैटरी प्लस माइनस. ओके, अब देखो इसके अंदर जो था वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था. किधर क्यों इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चे वो कैसे इस डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये तो ठीक है. अब इसके चलते यहाँ जैसे कि इस फार्मूला में जो ये m जो है सो बच्चे ये m जो आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन का मास था. ठीक है, तो हम लोग जो है सो इसी के बेस पर आपको एक्सप्लेनेशन में दूंगा. ठीक है, तो अगर टाइम के साथ साथ क्या चीज़ इसमें वैरी करेगा जरा सोचो. ठीक है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है. मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा उससे भी आपका काम हो जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है कि हाउ रेजिस्टेंस आर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. तो उस एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपसे पहले छोटी छोटी बातें हैं उस पर डिस्कस करता हूँ, फिर आपको समझना. देखो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या है जो जो कांस्टेंट है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं. एल कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज अ कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये भी कांस्टेंट है. तो सर बस तो गया सिर्फ टॉ. इसका मतलब कंडीशन हमारा टॉ पे होगा. यस, इसका मतलब मेरा कहने का क्या है कि आर इज एक्चुअली डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ. इस पे हम लोग देखो बात करते हैं. ठीक है, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज का, टॉ का. ठीक है, ये टॉ क्या होता था, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन, ये होता था. ठीक है, अब जरा टॉ की और बात करते हैं. मैं अगर बात करूं ये वाला जो आप लोग को थोड़ा थोड़ा बात वेवलेंथ वगैरह सब समझ में आता है ना. और आपको जब भी याद होगा हम लोग ने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था वहां पे एक रिलेशन लिखा था टॉ इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी आर एम एस, है ना. हमने लिखा था टॉ इक्वल टू लैम्डा बाई वी आर एम एस. ठीक है, अब जरा देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से लिख सकता हूँ इसका मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है बच्चे, अब क्या होता है कि जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि हाउ दिस टेम्परेचर इज इफेक्टिंग ऑन द लैम्डा एंड पी आर एम एस. जब हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ाया था, उस समय जो है सो मैं आपको ये बताया था कि हाउ द वी आर एम एस एंड लैम्डा इज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर. जिसको भी प्रॉब्लम हो वो वी आर एम एस वाला पार्ट जो है क्लास 11 का वो आप लोग एक बार रिवाइज करना. तो हमने क्या देखा था, अगर टेम्परेचर राइज होता है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो इसका रिजल्ट क्या होता था, इसका रिजल्ट ये होता था कि जो हमारा लैम्डा है वो क्या कर जाता था, डिक्रीज करता था.
लैम्डा क्या हो जाता था, डिक्रीज कर जाता था। और हमने एक और रिलेशन देखा था, मैं आपसे फार्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो VRMS था, इतना तो हम लोग को पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रूट अंडर टेम्परेचर का। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये VRMS भी क्या हो रहा है, VRMS भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि ये इंक्रीज हो रहा है, जो हमारा पार्ट है रेजिस्टेंस, ये जो पार्ट है हमारा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो आपने बोला सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा और VRMS इंक्रीज होगा। यस, इसका मतलब है सर रिजल्टेंट जो है टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। हाँ होगा, ठीक है। और इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, आर टेम्परेचर एट टी, टी टेम्परेचर मैं कैपिटल लिखता हूँ, टाइम पे आया करो आप लोग सब, अभी आ रहे। सो रेजिस्टेंस का फार्मूला है एट टेम्परेचर टी इज एक्चुअली इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। तो मैं अभी यहाँ पे जो है सो टी लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग ये जो है सो आर नोट लिए, मतलब क्या एट टेम्परेचर जीरो लिए, टी माइनस जीरो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी माइनस जीरो टी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और भी ज़्यादा मैं डिस्कशन करता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, इस एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है? आपके काम का चीज़ ये, आपका काम का चीज़ ये है, बाकी ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है वो मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि हम लोग इसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। अब यहाँ से एक रिजल्ट, एक लाइन, वन सिंगल लाइन में अगर मैं इसका एक रिजल्ट लिखना चाहूँ तो मैं एक रिजल्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है मेटालिक वायर का वो इंक्रीज करता है इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विथ rise in temperature, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन तो करेंगे ही, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा आर टी इज एक्चुअली इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट इंटू टी। अब जब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू टी। दिस इज व्हाट चेंज इन रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट चेंज इन रेजिस्टेंस। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, डेल्टा आर, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू टी, है ना। आप इसको बेहतर ऐसा भी लिख लो, ये एक जनरल फार्मूला की तरह आपके लिए यूज हो सकता है। आप इस टी को हटा, यहाँ पर डेल्टा टी, आप यहाँ लिख सकते हो डेल्टा टी। तो आपको किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया होगा, आप उसका जो डिफरेंस कितना इंक्रीमेंट होगा बाय इंक्रीजिंग दैट टेम्परेचर, आप यहाँ से लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब चलो ये तो क्या है कि अगर एक सही सही अमाउंट से अगर आपका एक ठीक ठाक अमाउंट में टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ तो आप डेल्टा आर लिखोगे। बट मैं बोलूँ कि अगर टेम्परेचर में चेंज बहुत कम है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, फॉर ए स्मॉल चेंज और फॉर वेरी स्मॉल, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर, है ना, इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डी टी। समझ में आ रहा है सबको? तो आप फार्मूला याद रख सकते हो वहाँ से, ठीक है। सीबीएसई एक या दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बराबर पूछा है यहाँ से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, जनरली वो लोग मेटल वाले केस के लिए ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो लोग सेमीकंडक्टर्स का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने मेटल वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं? आपको जो दो फार्मूला याद रखना है, तो ये फार्मूला याद रखना। अच्छा, इसमें कुछ कुछ टर्म्स का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। एक ये फार्मूला याद रखना और एक, अब तुम में से किसी किसी बच्चे का होगा कि सर ये क्या है, अल्फा के,
व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा क्या? तो ये अल्फा क्या है आपका? अल्फा होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल दिस? ठीक है ना? अच्छा, ये आर नोट जो है बच्चे, ये आर नोट जो है ये आपका रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री। ये आर नोट है आपका रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, और आर टी जो लिखा था मैंने, ये था आपका, ये था रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। ठीक है, और किसका कोई डाउट है? हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे अभी यहाँ पे। मैं अभी सेमीकंडक्टर्स पढ़ा देता हूँ पहले, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके बाद फिर इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो किसी को मेटल वाले पार्ट में कोई डाउट है? देख लो आप, ये हाउ द टेम्परेचर इज इफेक्टिंग द मेटल्स रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ये है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था। सो फॉर दिस एक्सप्लेनेशन यू आर जस्ट हेयर एबल टू नो द हाउ इट्स इंक्रीजिंग। बस आपको पता चले कि यहाँ से इंक्रीज होगा, और कितने से कैसे इंक्रीज होगा, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ कर दिया है। ठीक है, हाँ ना बोलो यार, क्या हुआ? ओके, अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब क्या है नेक्स्ट? तुम लोग ऐसे ज्वाइन कर लेते हो चुपचाप रहते हो, तो मुझे लगता है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? चलो अभी एक मिनट बच्चे, ठीक है, एक मिनट। पढ़ना सबको पता नहीं है सर कि कितना सब, चलो मैं नहीं उठाऊंगा, समझ नहीं क्लास। ओके, हाँ, ओके, सो एम आई ऑडिबल नाउ? मुझे कुछ सेटअप ऐसा करना पड़ेगा। मैं अब सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ करूँ कि जिसमें कॉल नहीं आए। शायद फ्लाइट मोड में डालने पर शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर मैं वाईफाई से यूज़ करता हूँ। ऐसा किसी को पता है कि ऐसा होता है या नहीं? इज इट पॉसिबल कि मैं अपने मोबाइल को ऐसा कर दूँ कि इस पर कोई कॉल? ओके ओके, तो मैं इसको सिर्फ फ्लाइट मोड में डाल दूंगा और उसके बाद फिर वाईफाई से कनेक्ट कर लूँगा, तो कोई कॉल नहीं आएगा ना? मुझे बराबर यही होता है, और मैं पूरे दिन क्लास लेते रहता हूँ और हमेशा जो है ये कॉल आता है। ठीक है, मैं तो प्लान कर रहा था, नहीं होता है तो मैं दूसरा फ़ोन खरीदता हूँ। तो चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा कुछ हो सकता है। ठीक है, सो अब रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तुम लोग में से जो मैसेज करता है यार, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ आप लोगों का, ठीक है ना? तो बोला करो, अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चंस डॉट्स पूछ लिया करो। मैं देखता हूँ कि आप लोग में से कुछ बच्चे मैसेज करते रहते हैं लाइव चैट पे, तो मैं वो नहीं देख सकता हूँ यार। मैं मोबाइल को आपको पता है ना ऊपर माउंट कर देता हूँ, तो मैं उसको स्क्रीन मोबाइल का देख ही नहीं पाता हूँ। ठीक है ना? तो क्या है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स? ठीक है, सो हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरिंग। मैं इसका प्रॉपर रीजन, सारा एक्सप्लेनेशन जो है सो आपको जब सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, दैट इज द सेकंड पार्ट सिलेबस, है ना? जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस मैं आपको एक छोटा सा प्रॉपर्टी बता देता हूँ, अभी आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना है कि नोट की तरह मैं लिख देता हूँ इसमें। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे रहा हूँ, बाद में आपको सब कुछ समझ में आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एक टॉपिक करके पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? तब आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर होता है वो डिक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मैं इसको लिख देता हूँ सिंपल अभी। क्या लिख सकता हूँ कि द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ही लिख देता हूँ, तो आपका काम हो जाएगा सारा। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर decreases with increases in temperature, ऐसा लिखता है।
ठीक है बच्चे, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है जो अल्फा होता है ना बच्चे, अल्फा जो है, सो फॉर सेमी कंडक्टर अल्फा फॉर सेमी कंडक्टर इज नेगेटिव एंड हाई। समझना, जो अल्फा है वो सेमीकंडक्टर के लिए एक तो नेगेटिव होता है और दूसरा क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है बच्चे, ठीक है ना। अब बाद में ये कैसे क्यों होता है, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा, तो अब भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है आपका, एक मिनट, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करेगा अगर सेमीकंडक्टर्स मटेरियल का। सेमीकंडक्टर्स वैसे आप लोग को पता है कि सेमीकंडक्टर्स जो जनरली हम लोग को सिलेबस में हम लोग को जो यूज़ करना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस टाइप का सेमीकंडक्टर्स हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। थोड़ा सा रेजिस्टेंस का और चीज़ देखते हैं बेसिक। तो अब जो है सो हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या देखेंगे बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद जो है सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड कर सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग ने, ठीक है, हमने ओम्स लॉ पढ़ रखा है। तो अब जो है सो उस पर बेस्ड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, जेई, नीट और बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ये पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। 10th क्लास का है, होप सो सब आदमी इसमें कंफर्टेबल होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, तुम में से कुछ बच्चे ऐसा बोलोगे कि सर मैंने सिलेबस देखा, उस सिलेबस में जो है सो ये वाला पार्ट तो हटा दिया है ना, ये वाला पार्ट जो है सो हटा दिया गया है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको आप लोग को वही चीज़ बताया था क्लास 11th में। जो क्लास 11th में उसमें क्या किया था, न्यूटन्स का थर्ड लॉ हटा दिया था, बाकी और सारा पार्ट उस चैप्टर में उसमें रहने दिया था, है ना। तो आप सोच के देखो, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग 11th में नहीं पढ़ते तो क्या उसके बाद हम लोग कुछ भी चीज़ें समझ सकते थे, कुछ भी नहीं समझ सकते थे, है ना। पूरा डायनेमिक्स जो है सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पे ही डिपेंड है ना। तो अगर हम लोग वही पार्ट नहीं पढ़ते तो समझना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए पढ़ना होता है। तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसने केवीएल और केसीएल जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, वो नहीं हटाया, है ना। बैटरीज नहीं हटाया, बस उसने हटाने के नाम पर क्या किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हटा दिया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हटाने का एक पॉइंट भी बनता है, क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ें जो है क्लास 10th में है एज इट इज़, मैं जैसा अभी आपको पढ़ा रहा हूँ सेम एज इट इज़ जो है सो क्लास 10th में भी है बच्चे। तो इसीलिए जो है इस वाले पार्ट्स को उसने हटा दिया। तो हम लोग यहाँ पर दो तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल। ठीक है बच्चे, मैं एक साथ पैरेलली पढ़ाऊंगा इसको, इससे क्या होगा कि आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हम सब इसमें एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक नेटवर्क बनाता हूँ, here register are connected end to end. Look at this, 3 register, I just taken 3 register, you can connect the n number of registers, and here we are applying a battery across this combination. So this one is the R1, this is the R2, this one is the R3, and for creating potential difference we are applying a V volt battery across this combination. Similarly, in a parallel combination we can connect the resistance like this. Okay, so now we connect it, and again here I am connecting a battery for creating potential difference, plus minus V. Actually here our motto or motivation is what? Motivation is very simple, we want to reduce this circuit or we want to replace this circuit by a single resistor circuit. Okay, so here this one I am assuming it's a R equivalent, again it's a, so I am assuming here current is flowing as I. Now this I, same I current will enter through this and it will exit. It will enter, exit. It will enter and exit. So how you will judge our circuits resistor are connected in series? If the same current will enter and exit, okay, through the resistance, from there we can say that these resistance are connected in series. Okay, look at this here. Here current I is coming
नुकर्स एट दिस पॉइंट करंट आई हैविंग 3 वेज, 3 रास्ता इसके पास है। तो ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3। तो हमने एज्यूम किया कि इधर जो है, इधर से I1 करंट फ्लो होगा, इधर से I2 करंट फ्लो होगा और इधर से I3 करंट फ्लो होगा। ठीक है बच्चे, अब देखो आप कहीं से आ रहे हो और एक पॉइंट पे ऐसे पॉइंट पे है, ऐसे जंक्शन पॉइंट पे है जिसके बाद आपके पास 3 रास्ता है और आप लोग 10-15 फ्रेंड एक साथ है, तो क्या होगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, तो सेम थिंग इज है। अब कौन कितना करंट डिवाइड होगा ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, करंट डिवीजन रूल्स पढ़ाऊंगा, है ना। तो उधर से आपको समझ में आएगा, अभी तक इतना ही समझिए। और यहाँ जो करंट है वो हमने लिया है। अब जरा एक चीज देखो, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसका मतलब यहाँ क्या है, प्लस बी, यहाँ क्या है, जीरो। इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस across all these 3 resistor is what, बट इंडिविजुअल देखो यहाँ से I करंट जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आई एम अज्यूमिंग इट्स अ V1। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2, इसके इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द V3। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है क्या कि जो ये V है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ में आ रहा है सबको। बट सिमिलरली अगर आप यहाँ देखते हो, इस वाले पार्ट में देखते हो, तो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। और वो कितना है बच्चे, इसका मतलब देखो इसके अक्रॉस भी बी है, क्योंकि देखो ये पॉइंट को अगर आप ए मानते हो और बी होते हो तो सारा रजिस्टर, ये ऑल दिस 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस दिस ए बी पॉइंट, है ना। तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इसके अक्रॉस भी बी बी बी। लेकिन एक चीज देखो, दिस आई करंट इज डिवाइडेड हियर इन 3 पार्ट्स, इधर I1 है, I2 है, I3 है। लेकिन यहाँ पे सारा फिर से मिलेगा, यहाँ से I1 आएगा, इधर से I2 आएगा, इधर से I3 आएगा और सारा मिलकर के फिर से यहाँ I जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस I is actually equal to I1 plus I2 plus I3। ठीक है बच्चों, अब हमने ओम्स लॉ पढ़ रखा है। ओम्स लॉ क्या पढ़ा, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन आर। ये चीज़ें हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे इस वाले पॉइंट पर लिख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ का V लिखूँ, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, V है बच्चे। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, जरा समझो। यहाँ लिख सकता हूँ मैं I इंटू आर इक्विवेलेंट V1। यहाँ देखो I करंट जा रहा है बट रेजिस्टेंस कितना R1, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। होप तो सबको समझ में। आप I कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये R इस कट जाएगा, यहाँ से आपका क्या होगा, R इक्विवेलेंट आ गया, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। सिमिलरली दिस साइड लुक एट दिस, हियर I इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, I इक्वल टू वी कैन राइट V by R इक्विवेलेंट। फ्रॉम वेयर आई एम राइटिंग, because we are replacing this combination by this single resistance, we are replacing this combination by this single resistance। Okay, so I equal to what we can write, V by R equivalent here। So V is same but R1 R2 R3, so I1 equal to what we can write, V upon R1 plus I2 equal to what we can write, V upon R2 plus V upon R3। Again you will take the V common from this side and you can complete। So from here what you will get, from here you will get 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है बच्चों, और सेम ऐसा ही आप n नंबर ऑफ रजिस्टर को करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा जो है हम लोग क्लास 10th में पढ़ते आते हैं। एज इट इज मैं क्लास 10th के बच्चे को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, बट इस पे हम लोग क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लास 10th, है ना। वो थोड़े से अच्छे होंगे, ठीक है, और थोड़े डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हम लोग स्टार डेल्टा पढ़ेंगे, ब्रिजस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, तो ये सारा कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व करेंगे। बट क्लास 10th में हम लोग सिंपल जो है सो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, फिर मैं आपको ओम्स लॉ के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको थोड़े ठीक ठाक रेजिस्टेंस के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। इसीलिए ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बोलो। ओके, ठीक है, पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद जो है सो फिर हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से एकदम स्ट्रैक से हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं इस पर बेस लेता हूँ आज।
फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, इस तरह से ले लेता हूँ, एकदम सिंपल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्लास 10th के बच्चों के लिए होता है ये क्वेश्चन। मान लो 3 रजिस्टर को मैंने ऐसा कनेक्ट इन सीरीज, अब सॉरी पैरेलल, और यहाँ एक सीरीज में लगा दिया 1। इसका वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ऐसा कुछ भी ले लेते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास 12th में कभी नहीं आएगा। तो सर क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप आगे बढ़ा पाओगे। प्लस माइनस कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे 30 वोल्ट ले लेंगे, ठीक है बच्चे। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा नहीं लिखना है, आप जो है इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो सीबीएसई एग्जाम कंडक्टर है, चाहे आइदर ये बोर्ड का एग्जाम है या अगर आप जेई और नीट के लिए लिख रहे हो, तो पहली बात इतना सिंपल क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, और आता भी है तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करोगे। उसको पता है, जो टीचर चेक कर रहा है आपका कॉपी, उसको पता होता है कि हाँ ये क्लास 10th का। तो लुक एट दिस कॉम्बिनेशन, here 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और उस कॉम्बिनेशन के साथ जो है सो 1 रेजिस्टेंस जो है सो कनेक्टेड इन सीरीज। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मैंने जैसे मान लिया कि इस कॉम्बिनेशन को R, इट मीन्स हेयर वी कैन अप्लाई R रजिस्टर, और उसके साथ एक सीरीज में फिर से लगा देंगे 1, और इस पूरे के क्रॉस क्या करेंगे हम लोग, फिर से बैटरी लगा देंगे प्लस माइनस 30 वोल्ट, ठीक है। अब R का फॉर्मूला हमने देखा था, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता था तो R का फॉर्मूला हमें पता है क्या हो, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। कुछ बच्चे को पता है कि इसका जो वैल्यू है, इस पूरे का वैल्यू है 1 आएगा, लेकिन ठीक है आप अभी के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम हम लोग 6 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1, डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया तो मुझे देखते ही पता चल गया। अब देखो इसको हम लोग क्या, यहाँ इसका वैल्यू आ गया आपका 1 ओम। अब ये 1 ओम है क्या, 1 ओम, दिस 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। आपको पता है सीरीज में क्या आता था, आर इक्विवेलेंट 1 प्लस R2, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 ओम प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 2 ओम आ गया, ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूँ कि करंट का वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, तो अब आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट हो गया वो इस तरह से हो गया, ये 2 ओम का हो गया, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे प्लस माइनस 30। यहाँ आपको आई पूछा, आपको पता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर होगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर। तो आप लिखो 30 डिवाइडेड बाय आर की जगह पर आप 2 लिखोगे, सर 15, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं आप, है ना। ये एकदम ही बेसिक सा 0 लेवल क्वेश्चंस, ये कभी नहीं पूछेगा, ना सीबीएसई पूछेगा। फिर भी स्टिल इफ एनीबॉडी इज फाइंडिंग डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क। मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे क्लास 10th भूल जाते हैं। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो गुड, होना भी नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होना बेइज्जती कराने के बराबर है। तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं अभी फाइंड इक्विवेलेंट का बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन सेम रहेगा, कुछ बच्चे बोर होंगे तो उसको लगा कि अरे यार ये तो चीज़ें मुझे पहले क्लास 10 से ही आता है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस कुछ नया लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ कॉमन क्वेश्चन लेता हूँ जो कि कोई भी टीचर्स पढ़ाता है तो वो क्वेश्चन पढ़ाता ही है, और उसको सीबीएसई ने भी बहुत बार पूछा है, इधर रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को बहुत बार आपको मिल जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये टिपिकल कॉमन क्वेश्चन में से एक, आप जब भी देखोगे कोई सारा बुक देखोगे वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। जैसे ये टर्मिनल ए है, ये बी है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे आप क्या करोगे, आप एज्यूम कर लोगे, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया इसका पोटेंशियल जो है सो वी ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे,
देखो इसका पोटेंशियल VA है और इसका पोटेंशियल VB है बच्चे, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं समझना। अच्छा, रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने नहीं दिया था, लिख लो सबका R लिख लो, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने R लिया। आप चाहो तो R1 R2 R3 भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलो R1 R2 R3 ले, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं अननोन फॉर्म में बना देता हूँ, जनरली दे विल गिव यू द वैल्यूज, ठीक है। अब देखो बच्चे, जब इसका VA है पोटेंशियल और दिस पॉइंट इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस वायर, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा VA। अगर इसका भी है, ठीक है, इसका VB है, इसका VB पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने VB एज्यूम किया है, तो ये पॉइंट्स जो है इससे कनेक्टेड है। जब भी कोई दो पॉइंट्स एक वायर से कनेक्टेड होता है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, या आप कह सकते हो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा VB। तो अपने को ना इस पूरे सर्किट में VA और VB दो पोटेंशियल दिख रहा है, तो हमने दो पोटेंशियल पॉइंट एज्यूम कर लिया। एक को मैंने एज्यूम कर लिया VA और दूसरा पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया VB। अब देखो जरा, ये R1 है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन VA एंड VB, तो हम लोग यहाँ पे एक अपना R1 रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, समझना स्टेप बाय स्टेप। फिर ये R2 है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन VB एंड VA, तो यहाँ से आप एक रजिस्टर कनेक्ट कर दो R2, ये हमने R2 कनेक्ट कर दिया। अब देखो VA और VB के बीच में एक R3 रजिस्टर कनेक्टेड है, तो हमने यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया जो है R3। जरा देखो इसको, अगर आपने इसको A पॉइंट लिया है, इसको आपने B पॉइंट लिया, तो AB के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, राइट नाउ हियर इन द क्वेश्चन इट वाज लुकिंग लाइक इन सीरीज, बट एक्चुअल में कैसा है, ये पैरेलल में। अब पैरेलल में है तो बहुत ही सिंपल है, R इक्विवेलेंट का अपने को फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको बनाने आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ ना। ठीक है, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जो है एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने 1 लिया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था। कैसा था देखो, रजिस्टर आर कनेक्टेड लाइक दिस, इस तरह से रजिस्टर कनेक्टेड था, ठीक है। बट यहाँ जो है सो उसने एक और रजिस्टर ऐसा कनेक्ट कर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो वो अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, विदस्टॉन डिस्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बट उसने क्या किया था, यहाँ एक वायर से कनेक्ट किया था, जरा समझना। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, और अगेन आई एम अज्यूमिंग द ऑल द रजिस्टर आर सेम। मैं इस बार भी फिर से R ले, वो वैल्यू दिया था कुछ, ठीक है, बट मैंने यहाँ ऐसे लिया। तो आपको फिर से सॉल्व करते समय सिंपल सा चीज़ करना है इसमें। अगर आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हो, इस सॉल्यूशन में आपको एक सिंपल सा काम करना है कि जैसे इस पॉइंट का आपने BA लिया, अब इस पॉइंट का क्या होगा नहीं पता, इस पॉइंट का क्या होगा नहीं पता, छोड़। इस पॉइंट का अगर आपने B लिया है पोटेंशियल, दिस इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट, सो हियर दिस पॉइंट विल आल्सो गेट द सेम पोटेंशियल, इसका भी सेम पोटेंशियल होगा, इसका हो जाएगा VB। अच्छा सर, इसका क्या होगा, अरे नहीं पता, इसको BC ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब अपने पास 3 डिफरेंट पोटेंशियल है, तो अपने को कितने पॉइंट्स चाहिए 3, क्योंकि दो एंड पर AB है, इसलिए मैं यहाँ पे VA वाला पॉइंट लिख लेता हूँ, यहाँ पे VB वाला लिख लेता हूँ, और यहाँ पे कहीं बीच में जो है सो मैंने BC का पॉइंट लिख लिया, ठीक है। कैसे दिख रहा है, ये बीच में ही आएगा। अब जरा देखो, ये जो पहला रेजिस्टेंस है वो VA और VB के बीच में कनेक्टेड है, तो हमने क्या किया, इस तरह से V और VB के बीच में एक R रजिस्टर, ये जो रजिस्टर कनेक्टेड है वो VA और VC के बीच में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर कनेक्ट करना है, यस, R रजिस्टर कनेक्टेड। उसके बाद VB और VC के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, VB और VC के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है। अच्छा सर, VC और VB के बीच में एक और रजिस्टर कनेक्टेड है, कोई बात नहीं, कनेक्ट करना। और सारा रजिस्टर का वैल्यू कितना है बच्चे, R ही, सारे रजिस्टर का वैल्यू R है। अब देखो ये कितना सिंपल बन गया, इसको मैं और अच्छे से अगर ड्रॉ कर दूँ तो ये कैसा दिख रहा है एक्चुअल में। यहाँ पर अगर A पॉइंट लेते हो आप तो ये इस तरह से दिखेगा एक रजिस्टर, क्योंकि आप लोग को ना इस तरह से बनाने पर ज़्यादा फील आता है, इसलिए मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब जब भी सर्किट को सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, तो ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, समझना चाहिए। तो अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दिस टू रजिस्टर, जरा सोचो, दिस टू रजिस्टर आर इन पैरेलल,
और हाँ, कहाँ से सर्किट सिंप्लीफाई करने का एक रूल्स आप लोग खुद से बनाओगे, ऐसा कोई रूल्स है नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट एक खुद रूल्स बनाओगे कि जो आपको कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लगेगा ना सर्किट का, उस पार्ट से शुरू करना। तो देखो इस पूरे सर्किट में ये वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, दिस टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, आर तो आपको पता है इसमें अगर पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे तो ये r/2 हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके किस तरह से बना सकते हो, आप सिंप्लीफाई करके इस तरह से बना सकते हो। यहाँ तो r है और इस दोनों को सिंप्लीफाई किया, r1 r और r जो है पैरेलल में लगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा r/2। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चे, एक r, फिर ऐसा a b। अब क्या करोगे, देखो अब जो है सो आपका ये वाला पार्ट कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है इस पूरे सर्किट में, ये दोनों कैसा है, सीरीज में है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा, नीचे तो r है और ये हो जाएगा 3r/2, r प्लस r/2 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 1.5 r। उसको आप क्या लिख सकते हो, 3r/2 लिख सकते हैं हम लोग, 3r/2। अब ये जो दो टू रजिस्टर है, ये टू रजिस्टर जो है ये एक्सएल में कैसा कनेक्टेड है, दिस टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर से आप फार्मूला लगाओगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, सबको समझ में आया? हाँ, आप यहाँ से लगा करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट का जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो r इंटू 3r/2 डिवाइडेड बाय r प्लस 3r/2। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका ये आ गया 3r²/2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 5r डिवाइडेड बाय 2। r ने इस स्क्वायर को कट कर दिया, 2 ने 2 को कट कर दिया, तो मेरे को तो यहाँ से आंसर जो है कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 3r/5 आएगा आंसर। तुम लोग का कितना आया देख लो, 3r/5 ही आएगा। ओके ठीक, चलो तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर एक ही तरह का क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं बार बार, क्योंकि आपको ना बीच बीच सर्किट में क्वेश्चंस करते समय इस सबका हेल्प मिलेगा, है ना, ये चीज़ आपको चाहिए होगा। तो एक और अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो मैं एक सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। टाइम हो गया क्या, ओह टाइम हो गया, चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आप लोग जो है ये क्वेश्चंस करके रखना। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, इस टाइप का। मैं फिर से अननोन फॉर्म में ही दूंगा, सीबीएसई ने जो है सो यहाँ पे वैल्यू दिया था, चलो मैं हम कुछ मिला करके वैल्यू भी देता हूँ इस तरह का। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है एक रजिस्टर को हटा दिया हो, कभी ये रजिस्टर दे दिया हो, कभी वो नहीं दिया हो। ये जो सेटअप मैं बना रहा हूँ ना, ये सीबीएसई का भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप देख लेना इसको। जैसे कि यहाँ हमने ले लिया 120 वोल्ट, कुछ लेते हैं 2 वाट हम, यहाँ पे 2 ओम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ओम ले लेते हैं, और ये 3 हो गया। इसके पैरेलल में अगर 6 ओम लगाएंगे तो आपको इंटीजर आ जाएगा। फिर ये 6 हो गया और ये 3 और 2, यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा। और फिर जो है सो इसके साथ यहाँ पे हम लोग 3 ओम लेते हैं। देख लेना कुछ अगर उल्टा सीधा पॉइंट्स में आएगा और क्या हो सकता है, 4 ओम आएगा, यहाँ 4 ओम ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, बहुत बार मैंने इसे बनाया है, कभी कभी उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको अभी आपको निकालना क्या है, सिंपल कि इस क्वेश्चन में ना मैं कुछ और पूछ लेता हूँ आपसे। अगर पूछो कि चलो इक्विवेलेंट ही निकालना, इक्विवेलेंट क्या, यहाँ करंट निकालना, आई का वैल्यू निकालना, इस क्वेश्चन में इस आई का वैल्यू निकालना, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपको निकालना ही पड़ेगा इस आई को निकालने के लिए, तो आप करना, ठीक है। बाकी जो है और भी स्पेशल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं लैडर प्रॉब्लम कराऊंगा, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम कराऊंगा, तो ये सब चीज़ें जो है सो मैं कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा, मेरा नेक्स्ट क्लास भी है, तो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है सो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और ओम्स लॉ पर बेस करंट डिवीजन रूल्स वगैरह पढ़ेंगे, केवीएल केसीएल पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है डिटेल में सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद जस्ट क्वेश्चंस कराने से पहले जो है आपको केवीएल केसीएल करा दूंगा, उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन सर्किट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना है, ठीक है।